नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं नॉर्वेजियन उपन्यासकार जो नेस्बो का लिखा जासूसी उपन्यास एक हसीना का कत्ल, अंश 2, मूरा। अध्याय 14। एक ड्रेसिंग गाउन। उसने आंखें खोलीं। उसकी खिड़की के बाहर का शहर रात की नींद से जागते हुए भिनभिनाने और गुर्राने लगा था और पर्दा आलस से उसकी ओर लहराया। वह लेटे हुए अपने विशाल कमरे के सामने की दीवार पर एक बेवकूफ़ाना सी तस्वीर लटकती हुई देख रहा था। एक स्वीडिश शाही जोड़ा, रानी अपनी शांत सुदृढ़ मुस्कान के साथ और राजा ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी पीठ पर चाकू रखे हो। हैरी जानता था कि वह कैसा महसूस कर रहा है। प्राथमिक विद्यालय में उसे स्वयं द फ्रॉग प्रिंस में मुख्य भूमिका निभाने के लिए राजी किया गया था। कहीं से पानी बहने की आवाज़ आई और हैरी ने दूसरी तरफ पड़े उसके तकिए को सूंघने के लिए करवट ली। एक जेलीफिश टेंटिकल या फिर एक लंबा लाल बाल चादर पर पड़ा हुआ था। उसे डेगब्लाडेट के खेल पृष्ठ का एक शीर्षक याद आया, एर्लिन जॉनसन, मॉस FC, अपने लाल बालों के लिए प्रसिद्ध। उसने सोचा कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। दरअसल एक पंख की तरह हल्का, इतना हल्का कि उसे डर था कि फड़फड़ाते पर्दे उसे बिस्तर से उठा के खिड़की के रास्ते सिडनी शहर के व्यस्ततम समय में उसके ऊपर से उड़ाते हुए बाहर ले जाएंगे और वो देखेगा कि वो निर्वस्त्र है। उसने निष्कर्ष निकाला कि उसे हल्कापन बीती रात के कारण महसूस हो रहा है। हैरी होल, ओस्लो पुलिस स्टेशन, अपने अजीब विचारों और खालीपन के लिए प्रसिद्ध। वह बुदबुदाया। क्या कहा? स्वीडिश में एक आवाज आई। बर्गिता कमरे में एक बहुत ही भद्दे ड्रेसिंग गाउन में खड़ी थी और उसके सिर पर सफेद तौलिया पगड़ी की तरह लिपटा हुआ था। ओह सुप्रभात, तुम प्राचीन, तुम स्वतंत्र और पहाड़ी उत्तर, तुम शांत, तुम आनंदमय सुंदरी, मैं तुम्हारा अभिवादन करता हूँ। मैं बस उस दीवार पर विद्रोही राजा की तस्वीर देख रहा था। क्या तुमको लगता है कि वह मिट्टी खोदने वाला किसान बनना ज्यादा पसंद करता? तस्वीर से तो ऐसा ही लगता है। उसने चित्र को गौर से देखा। हम सभी को जीवन का सही पेशा नहीं मिल पाता है, और तुम्हारा क्या? वह उसके बगल में आकर धंस गई। इतनी सुबह के लिए एक गंभीर प्रश्न। जवाब देने से पहले मैं कहता हूं कि तुम वह ड्रेसिंग गाउन हटा दो। इससे पहले कि मेरी बात को गलत समझो, तुम्हारे ड्रेसिंग गाउन को देखते ही मेरी पहली प्रतिक्रिया है कि मेरी 10 सबसे बदसूरत परिधान जो मैंने कभी देखे हैं की सूची में शामिल होने के योग्य है। बर्गिता हंसी। मैं इसे पैशन किलर कहती हूँ। ये तब काम करता है जब जिद्दी अजनबी ज्यादा ही उत्साहित हो जाते हैं। क्या तुमने ये जानने की कोशिश की है कि इस रंग का कोई नाम भी है? शायद तुम किसी अज्ञात रंग को खोज बैठी हो, हरे और भूरे रंग के बीच का एक अनखोजा रंग। मेरे सवाल का जवाब देने से बचने की कोशिश मत करो, तुम जिद्दी नॉर्वेजियाई हिरण। उसने तकिए से उसके सिर पर मारा, परंतु एक संक्षिप्त कुश्ती में वह हैरी से हार गई। लेकिन जल्द ही उसने हैरी को फिर हरा दिया और उसके ऊपर चढ़ बैठी और कहा, मुझे जवाब दो। ठीक है, मैं हार मान लेता हूँ। हाँ, मुझे जीवन में अपनी पसंद का पेशा मिल गया है। मैं सबसे अच्छा पुलिस वाला हूँ जितना कि कोई सोच सकता है। इससे बेहतर कि मैं मिट्टी खोदूं या भव्य भोज पर जाऊं या जनता के बीच खड़े होके उनके लिए हाथ हिलाऊं, मैं बुरे लोगों को पकड़ना चाहूंगा। और हाँ, मैं जानता हूं कि ये विकृत है। बर्गिता ने उसको प्यार किया। तुम अपने दांत साफ कर सकती थी, हैरी ने होंठ खींचते हुए कहा। जब दोनों छत की ओर देखते हुए पड़े थे, बर्गिता ने कहना शुरू किया, काश। हाँ? कुछ नहीं। वे उठे और तैयार हुए। हैरी ने अपनी घड़ी में देखा कि वह सुबह की बैठक के लिए पहले ही देर हो चुका है। वह सामने के दरवाजे पर उसको पकड़े खड़ा था। मुझे लगता है मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहती हो, हैरी ने कहा। तुम चाहती हो कि मैं तुमको अपने बारे में कुछ बताऊं।
बरगिता ने अपना सिर उसकी गर्दन पर रख दिया। मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा करना पसंद नहीं, उसने कहा। मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में जो कुछ भी जानती हूँ मैंने तुमसे जबरदस्ती उगलवाया है। तुम्हारी माँ दयालु चतुर महिला थीं, आधी सामी, और तुम्हें उनकी याद आती है। तुम्हारे पिता शिक्षक हैं और तुम जो कर रहे हो वह उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन व्यक्त नहीं करते। और जिससे तुम धरती पर सबसे ज्यादा प्यार करते हो तुम्हारी बहन है, जो हल्की सी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। मुझे तुम्हारे बारे में ये सब जानना अच्छा लगता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ये सब इसलिए बताओ क्योंकि तुम उन्हें मुझे बताना चाहते हो। हैरी ने उसकी गर्दन पर हाथ फेरा। क्या तुम कुछ सच जानना चाहती हो? एक रहस्य? उसने हाँ में सर हिलाया। हालांकि रहस्य साझा करना लोगों को एक साथ बांधता है, हैरी ने उसके बालों में फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन लोगों को हमेशा ये नहीं चाहिए होता। वे बिना कुछ कहे हॉल में खड़े रहे। हैरी ने गहरी सांस ली। मैं अपने पूरे जीवन में ऐसे लोगों से घिरा रहा हूं जो मुझसे प्यार करते हैं। मैंने जो कुछ मांगा वह सब मिला। संक्षेप में, मेरे पास इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि मैं वैसा क्यों बना जैसा मैं हूं। हवा का एक झोंका हैरी के बालों को इतनी धीरे से छू गया कि उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। मैं शराबी क्यों बना? उसने ये बात अत्यंत कठोरता से कही। बरगिता बिना हिले उससे जकड़ गई। नॉर्वे में एक सिविल सेवक को पद से हटाना आसान नहीं है। अक्षमता पर्याप्त नहीं है। आलसी होने के कारण निकाले जाना तो सोच भी नहीं सकते, और आप अपने बॉस को जितनी चाहे गाली दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं। सच कहूं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कानून आपको अधिकांश चीज़ों से बचाता है, सिवाय पीने के। यदि आप पुलिस बल में 2 बार से अधिक नशे की हालत में काम पर आते हैं तो ये तत्काल बर्खास्तगी का आधार है। वहाँ कुछ समय के लिए उन दिनों को गिनना ज्यादा आसान था जब मैं नशे में नहीं होता था। उसने अपनी पकड़ ढीली की और उसे अपने सामने खड़ा किया। वह देखना चाहता था कि वह कैसी प्रतिक्रिया दे रही है। उसने उसे फिर से अपने पास खींच लिया। फिर भी किसी तरह मैं वहां जमा रहा, और जिनको लगा उन्हें पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा था, उन्होंने अनदेखा कर दिया। किसी को मेरी रिपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस में वफादारी और एकजुटता मजबूत होती है। एक शाम मैं और एक सहकर्मी ड्रग से हुई हत्या के बारे में एक व्यक्ति का साक्षात्कार लेने के लिए होलमेनकॉलन रिज पर एक फ्लैट में जा रहे थे। वह संदिग्ध भी नहीं था, लेकिन जब हम बाहर दरवाजे की घंटी बजा रहे थे तो हमने देखा कि उसकी कार गैराज से तेजी से बाहर आई और हम अपनी कार में कूद गए और उसका पीछा किया। हमने कार पर नीली बत्ती लगाई और सॉर्केडल्सवीन पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे थे। सड़क कभी बाएं कभी दाएं मुड़ी। हम कुछ मोड़ पर टकराए और मेरे सहकर्मी ने पूछा अगर वो गाड़ी चलाए तो। मैं उस आदमी को पकड़ने पर इतना आमादा था कि मैंने उसकी बात को खारिज कर दिया। बाद में क्या हुआ ये तो उसे रिपोर्ट्स से ही पता चला। विंड्रेन में एक कार पेट्रोल पंप से निकली थी। एक लड़का उसे चला रहा था जिसने अभी अभी अपनी गाड़ी चलाने की परीक्षा पास की थी और अपने पिता के लिए सिगरेट खरीदने के लिए गैराज में गया था। 2 पुलिसकर्मियों ने उसकी कार को बाड़े से ले जाते हुए ट्रेन लाइनों पर बस शेल्टर से होते हुए जहां 2 मिनट पहले 5 या 6 लोग खड़े थे धकेल दिया था और रेल के दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर जा रुके थे। हैरी का सहकर्मी गाड़ी के सामने के शीशे से उछलता हुआ पटरी से 20 मीटर आगे पाया गया। वो सिर के बल बाड़े के एक खंबे से टकरा के गिरा था। बल इतना अधिक था कि खंभा ऊपर से झुक गया था। उसकी पहचान पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उंगलियों के निशान लेने पड़े थे। दूसरी कार में बैठा लड़का गर्दन के नीचे से लकवाग्रस्त हो गया था। मैं सुनस नामक जगह पर उससे मिलने गया था, हैरी ने कहा। वह अभी भी एक दिन फिर से कार चलाने का सपना देख रहा है। उन्होंने मुझे मलबे में फूटी खोपड़ी
और आंतरिक रक्तस्राव के साथ पाया। मैं कई दिनों तक लाइफ सपोर्ट पर था। उसके पिता हर दिन उसकी बहन के साथ उससे मिलने आते थे। वे दोनों उसका हाथ पकड़कर बिस्तर के आसपास बैठ गए थे। चूंकि गंभीर चोट के कारण उसकी दृष्टि खराब हो गई थी, इसलिए उसे पढ़ने या टीवी देखने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उसके पिता उसके लिए पढ़ते थे, बिस्तर के पास बैठ जाते थे और उसके कान में फुसफुसाते थे ताकि वह अपने पिता के पसंदीदा लेखकों सिगर्ड होल और क्षर्तन फ्लैगस्ता को सुनते हुए थक न जाए। मैंने एक आदमी को मार डाला था और किसी और का जीवन नष्ट कर दिया था। फिर भी मैं प्यार और परिवार के ध्यान में डूबा हुआ पड़ा हुआ था, और जब मुझे वार्ड में ले जाया गया तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि दूसरे बिस्तर पर पड़े व्यक्ति को घूस दी कि उसका भाई मेरे लिए विस्की की एक बोतल खरीद के ले आए। हैरी रुका। वर्गिता की सांसें शांत और समान रूप से चल रही थीं। क्या तुम हैरान हो? उसने पूछा। तुम पर पहली नजर पड़ते ही मैं जान गई थी कि तुम शराबी हो, वर्गिता ने उत्तर दिया। मेरे पिता भी हैं। हैरी को समझ नहीं आया कि क्या कहे। मुझे और बताओ, उसने कहा। बाकी नॉर्वेजियाई पुलिस के बारे में है, शायद न जानना ही बेहतर हो। अब हम नॉर्वे से बहुत दूर हैं, उसने कहा। हैरी ने हल्के से जरा सा उसे भींचा। तुमने एक दिन के लिए काफी सुन लिया है, उन्होंने कहा। अगले अंक में जारी रखा जाएगा। मुझे चलना चाहिए। क्या दोबारा मेरी एल्बरी में तुम्हारे पास आना ठीक रहेगा? वर्गिता ने एक उदासी से भरी मुस्कान दी और हैरी समझ गया कि जितना होना चाहिए था उससे अधिक वो उसके करीब हो गया था। अध्याय 15। आंकड़ों की महत्ता। आप देरी से हैं, हैरी के कार्यालय में आते ही वॉटकिंस ने कहा। उसने उसकी मेज पर फोटोकॉपी का एक सेट रखा। विमान यात्रा से हुई थकान, कुछ नया? हैरी ने पूछा। आपके पढ़ने के लिए काफी कुछ है। योंगसू ने बलात्कार के कुछ पुराने मामलों का पता लगाया है। वह और केंसिंगटन इस मामले में अभी लुकाछुपी कर रहे हैं। योंग ने ओवरहेड प्रोजेक्टर पर पारदर्शिता रखी। ऑस्ट्रेलिया में इस साल 5000 से ज्यादा बलात्कार के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। जाहिर है, आंकड़ों का उपयोग किए बिना ऐसे संग्रह से एक पैटर्न खोजने की कोशिश करना बेकार है। जमे हुए संक्षिप्त आंकड़े। एक तो मुख्य है सांख्यिकी महत्व। दूसरे शब्दों में, हम एक ऐसी प्रणाली की तलाश कर रहे हैं जिसे सांख्यिकी संयोग से नहीं समझाया जा सकता है। दूसरी मुख्य बात है जनसांख्यिकी। मैंने सबसे पहले पिछले 5 वर्षों में अनसुलझी हत्याओं और बलात्कारों पर रिपोर्ट तलाश की जिनमें गला घोंटना या दम घोंटना शब्द शामिल थे। मुझे 12 हत्याएं और कुछ 100 बलात्कार मिले। इसमें जब मैंने ये और जोड़ दिया कि पीड़ित 16 से 35 वर्ष की उम्र, सुनहरे बालों वाली और पूर्वी तट पर रहने वाली हो, तो ये संख्या और कम हो गई। पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी बालों के रंग से संबंधित आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि इस तरह की महिलाएं महिला आबादी के 5% से भी कम हैं। फिर भी मेरे पास बचे 7 हत्याओं और 40 से अधिक बलात्कारों के मामले। योंग ने OHP पर प्रतिशत और एक बार चार्ट दिखाते हुए एक और पारदर्शिता रखी। उसने चुपचाप दूसरों को पढ़ने का समय दिया। इसके बाद एक लंबी खामोशी छा गई। वॉटकिंस बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या इसका मतलब ये हुआ? नहीं, योंग ने कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी जानते हैं जो हम पहले से नहीं जानते थे। संख्याएं बहुत अस्पष्ट हैं। लेकिन हम मान सकते हैं, एंड्रू ने कहा। उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो सुनहरे बालों वाली महिलाओं के साथ योजनाबद्ध तरीके से बलात्कार कर रहा है और उन्हें थोड़ा कम व्यवस्थित ढंग से मारने का काम कर रहा है, और जिसे महिलाओं के गले को पकड़ना पसंद है। अचानक सभी ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया और वॉटकिंस ने चुप रहने के लिए अपने हाथ ऊपर किए। हैरी बोलने वाला पहला व्यक्ति था। ये कनेक्शन पहले क्यों नहीं खोजा गया? हम यहाँ करीब 7 हत्याओं
और 40 से 50 बलात्कारों के बारे में बात कर रहे हैं जो शायद एक दूसरे से जुड़े हों। योंग सू ने कंधे उचकाए। बलात्कार दुर्भाग्य से ऑस्ट्रेलिया में भी रोजमर्रा की घटना है और शायद इसे वह प्राथमिकता नहीं दी जाती जो आप सोचते हैं कि दी जानी चाहिए। हैरी ने सिर हिलाया। उन्हें इस बारे में नॉर्वे को लेकर गर्व से सीना फुलाने वाला कोई कारण नजर नहीं आया। इसके अलावा अधिकांश बलात्कारी अपने पीड़ितों को उसी शहर या क्षेत्र में ढूंढते हैं जहां वे रहते हैं और वे उसके बाद उस जगह से भागते नहीं हैं। इसीलिए आमतौर के बलात्कार मामलों में विभिन्न राज्यों के बीच कोई व्यवस्थित सहयोग नहीं है। इन मामलों से जो आंकड़े बन रहे हैं उनमें समस्या भौगोलिक प्रसार की है। योंग ने स्थानों के नाम और तारीखों की सूची की ओर इशारा किया। एक दिन मेलबर्न में, 1 महीने बाद केर्न्स में और 1 सप्ताह बाद न्यूकैसल। 2 महीने के भीतर 3 अलग अलग राज्यों में बलात्कार। कभी बालाक्लावा, जो कि स्की के लिए नाक छोड़कर पूरे मुंह को ढकने वाला मास्क होता है, पहने हुए, कभी मास्क, कम से कम एक बार नायलॉन के लंबे मोजे और कुछ बार तो महिलाओं ने बलात्कारी को देखा ही नहीं। अपराध स्थल अंधेरी गलियों से लेकर पार्कों तक सब कुछ है। पीड़ितों को कारों में खींच लिया गया है या रात में उनके घरों में चोरी से घुसा गया है। संक्षेप में, यहाँ कोई पैटर्न नहीं है सिवाय इसके कि पीड़ित के सुनहरे बाल हैं, उनका गला घोंट दिया गया है और कोई भी पुलिस को उस आदमी का विवरण नहीं दे पाया है। वैसे एक बात और भी है, जब वह हत्या को अंजाम देता है तो वह बेहद साफ सुथरा होता है। अफसोस, वह शायद पीड़ितों को अच्छी तरह से धो देता है, अपना कोई भी निशान मिटा देता है। उंगलियों के निशान, वीर्य, कपड़ों के रेशे, बाल, पीड़ित के नाखूनों के नीचे की त्वचा इत्यादि। लेकिन इसके अलावा ऐसी कोई चीज भी नहीं है जिसे हम आमतौर पर एक सीरियल किलर के साथ जोड़ते हैं। कोई क्रूर अनुष्ठान या पुलिस के लिए कोई कॉलिंग कार्ड जिसमें लिखा हो कि मैं यहाँ था। 2 महीने में 3 बलात्कारों के बाद ये पूरे समय से शांत है, सिवाय इसके कि वह रिपोर्ट किए गए कुछ अन्य बलात्कारों के पीछे ना हो, लेकिन हम ये नहीं जान सकते। हत्याओं के बारे में क्या? हैरी ने पूछा। क्या इससे कुछ याद नहीं आना चाहिए? योंग ने अपना सिर हिलाया। जैसा कि मैंने कहा, भौगोलिक प्रसार। यदि ब्रिस्बेन पुलिस को कोई ऐसा शव मिलता है जिसका यौन शोषण किया गया है, तो सिडनी वह पहला स्थान नहीं है जिस पर वे नजर डालेंगे। वैसे भी हत्याएं इतने लंबे समय से फैली हुई हैं कि किसी के लिए भी स्पष्ट संबंध देखना मुश्किल होगा। आखिरकार बलात्कार के मामलों में गला घोंटना असामान्य नहीं है। क्या आपके पास ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह केंद्रीय संघीय पुलिस बल नहीं है? हैरी ने पूछा। मेज के चारों ओर मुस्कुराहट। हैरी ने विषय बदल दिया। अगर ये एक सीरियल किलर है, हैरी ने शुरुआत की, तब उसके पास अक्सर एक पैटर्न, एक विषय होता है। एंड्रू ने समाप्त किया। पर यहाँ वो नहीं है, है क्या? योंग ने अपना सिर हिलाया। पिछले कुछ वर्षों में किसी न किसी अधिकारी को ऐसा लगा होगा कि एक सीरियल किलर खुला घूम रहा है। उन्होंने शायद अभिलेखागार से पुरानी फाइलें निकाली होंगी और उनको आपस में मिलाया होगा, लेकिन संदेह का समर्थन करने के लिए विविधताएं बहुत व्यापक होंगी। अगर यह एक सीरियल किलर है तो क्या उसे पकड़े जाने की कमोबेश कुछ इच्छा नहीं होगी? लेबी ने पूछा। वॉटकिंस ने अपना गला साफ किया। ये उनका विशेष विषय था। उन्होंने कहा, अपराध कथाओं में इसे इसी तरह प्रस्तुत किया जाता है। हत्यारे की हरकतें एक मदद की पुकार हैं जैसे। वह हत्याओं के पास छोटे छोटे कोड्स और सबूत इस उम्मीद में अनजाने में छोड़ता है कि कोई इनको समझ लेगा और उसे हत्याएं करने से रोक लेगा। और कभी कभी ऐसा होता भी है, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश सीरियल किलर अधिकांश लोगों की तरह ही होते हैं। वे पकड़े नहीं जाना चाहते, और अगर ये वास्तव में एक सीरियल किलर है तो उसने हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं दिया है। ऐसी कई चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं आ रही हैं। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया
और ऊपरी पीले दांतों को दिखाया। सबसे पहले हत्याओं का कोई पैटर्न नहीं दिखता है, सिवाय इसके कि पीड़ित सुनहरे बालों वाली हैं और ये कि उनका गला घोंटा गया है। इससे ये संकेत मिल सकता है कि वह हत्याओं को एक अलग घटना के रूप में देखता है, कला के एक टुकड़े की तरह। जो पहले जो हुआ उससे उसका कोई लेना देना नहीं, या यहाँ एक अंतर्निहित पैटर्न है जिसे हम अभी तक नहीं देख पाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हत्याएं अनियोजित हैं, इसलिए कुछ मामलों में ये एक आवश्यकता बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि पीड़ित ने उसका चेहरा देखा हो, विरोध किया हो, मदद के लिए चिल्लाई हो या कुछ और अप्रत्याशित घटा हो। शायद उसने तभी हत्या की जब वह कुछ कर न सका हो, लेबी ने सुझाव दिया। शायद हमें कुछ मनोवैज्ञानिकों को इन केसेस पर गौर करने के लिए कहना चाहिए, हैरी ने कहा। हो सकता है वो ऐसा कुछ सामने ला सकें जो हमारी मदद कर सकता है। शायद, वॉटकिंस ने कहा। ऐसा लग रहा था कि उसका मन अन्य मामलों पर है। दूसरी बात क्या है सर? योंग ने पूछा। क्या? वॉटकिंस का ध्यान वापस लौटा। आपने कहा सबसे पहले, दूसरी चीज क्या है जो आपको पसंद नहीं है? उसकी अचानक निष्क्रियता, वॉटकिंस ने कहा। बेशक ऐसा किसी केवल व्यावहारिक कारण से हो सकता है, जैसे कि वह यात्रा कर रहा हो या बीमार हो, लेकिन ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उसे लग रहा हो कि किसी को कहीं ना कहीं कोई किसी लिंक पर शक न हो जाए, तो वह थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ऐसे ही, उसने चुटकी बजाई। ऐसे मामले में हमारे पास एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, वह जो अनुशासित और चालाक है और उस तरह के आत्मविनाशकारी जुनून से प्रेरित नहीं है जो केवल बढ़ सकता है और अंत में अधिकांश सिलसिलावर हत्यारों के स्वयं के लिए विश्वासघाती होता है। एक चतुर, सोचने समझने वाला हत्यारा जिसे हम तब तक पकड़ने की संभावना नहीं रखते जब तक कि वह एक वास्तविक नरसंहार न कर दे। अगर हम कभी ऐसा कर पाते हैं तो। अब क्या करें? एंड्रू ने पूछा। क्या हम पेंशन योग्य उम्र से कम के सभी सुनहरे बालों वाली महिलाओं को शाम को घर पर रहने के लिए कह दें? ऐसा करने से वह भूमिगत हो जाएगा और हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, लेबी ने कहा। उसने एक पेन नाइफ निकाल ली थी और ध्यान से अपने नाखून साफ कर रहा था। दूसरी ओर, क्या हम ऑस्ट्रेलिया की सभी सुनहरे बालों वाली महिलाओं को इस व्यक्ति के लिए चारा बनकर उनके विनाश के लिए छोड़ दें? योंग ने कहा। महिलाओं को घर के अंदर रहने के लिए कहने का कोई मतलब नहीं है, वॉटकिंस ने कहा। अगर वह किसी शिकार की तलाश में है तो उसे कोई न कोई मिल ही जाएगा। वो कुछ घरों में चोरी से घुस चुका है ना? जाने दो, हमें उसे किसी तरह से अपने खो से बाहर निकालना होगा। लेकिन कैसे? वह देश भर में काम करता है और कोई नहीं जानता कि वह अगला हमला कब करेगा। लड़का बेतरतीब ढंग से बलात्कार करता है और हत्या कर देता है। लेबी अपने नाखूनों से बात कर रहा था। ये सही नहीं है, एंड्रू ने उत्तर दिया। इतने लंबे समय तक जीवित रहना, इसमें कोई बेतरतीब बात नहीं है। एक पैटर्न है, हमेशा एक पैटर्न होता है। इसलिए नहीं कि आप इसकी योजना बनाते हैं, बल्कि इसलिए कि सभी इंसान आदतन प्राणी हैं। आप में और मुझ में तथा बलात्कारी के बीच कोई अंतर नहीं है। सिर्फ ये पता लगाने की देर है कि इस विशेष प्राणी की आदतें क्या हैं। आदमी का दिमाग खराब है, लेबी ने कहा। क्या वैसे भी सभी सीरियल किलर स्किज़ोफ्रेनिक नहीं होते हैं? क्या आवाजें नहीं सुनाई देती जो उन्हें हत्या करने को कहती हैं? मैं हैरी से सहमत हूं, मनोवैज्ञानिक को लाते हैं। वॉटकिंस अपनी गर्दन खुजा रहा था, वह हतप्रभ लग रहा था। एक मनोवैज्ञानिक शायद हमें एक सीरियल किलर के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि हम यहाँ चाहते क्या हैं, एंड्रू ने कहा। 7 हत्याएं, मैं इसे सिलसिलेवार हत्या कहता हूं, लेबी ने कहा। सुनो, एंड्रू ने मेज पर झुकते हुए और अपना काला बड़ा हाथ उठाते हुए कहा। एक सीरियल किलर के लिए
हत्या के बाद यौन क्रिया दूसरे नंबर पर आती है। बिना हत्या किए बलात्कार का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे आदमी के लिए बलात्कार सर्वोपरि है। ऐसे मामलों में जहां वह हत्या करता है वो किसी व्यावहारिक कारण के होता है, जैसा कि इंस्पेक्टर वॉटकिंस ने कहा। शायद पीड़िता उसे बेनकाब कर सकती हो, उसने उसका चेहरा देखा हो। एंड्रू रुका। या वे जानते हैं कि वह कौन है? उसने अपने हाथ उसके सामने नीचे रख दिए। कोने में पंखा चरमरा रहा था, लेकिन हवा पहले से भी ज्यादा घुटन भरी थी। आंकड़े बिल्कुल सही हैं, हैरी ने कहा, लेकिन हमें खुद को बहकावे में नहीं आने देना चाहिए। इंगर होल्टर की हत्या एक अलग कृत्य हो सकती है। क्या ऐसा नहीं हुआ कि ब्लैक डेथ के दौरान कुछ लोग सामान्य निमोनिया से मर गए? मान लें कि इवांस व्हाइट एक सीरियल किलर नहीं है। तथ्य ये है कि कोई आदमी सुनहरे बालों वाली औरतों को मार रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इवांस व्हाइट ने इंगर होल्टर की जान नहीं ली होगी। जटिल स्पष्टीकरण, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं होली, वॉटकिंस ने कहा और सारांश किया। ठीक है दोस्तों, हम एक बलात्कारी और एक संभावित, मैं दोहराता हूं, संभावित सीरियल किलर की तलाश कर रहे हैं। जांच को आगे बढ़ाना है या नहीं, इसका फैसला मैं कॉमिक पर छोड़ूंगा। इस बीच हमें वही जारी रखना होगा जो हम अभी कर रहे हैं। केंसिंगटन, रिपोर्ट करने के लिए कुछ नया है? होली सुबह की बैठक में नहीं आ सका, इसलिए उसकी खातिर मैं दोहराता हूं। मैंने इंगर होल्टर के बढ़िया मकान मालिक रॉबर्टसन से बात की और उनसे पूछा कि क्या इवांस व्हाइट नाम का कोई उनके लिए मतलब है और अस्थायी रूप से यादों की धुंधलाहट हटी होगी, क्योंकि वास्तव में नाम का उनके लिए कोई अर्थ था। हम आज दोपहर को वहां जा रहे हैं, अन्यथा निम्बिन के शेरिफ ने फोन किया। एंजेलिना हचिनसन ने पुष्टि की कि वह इंगर होल्टर के मिलने से पहले 2 रातों तक इवांस व्हाइट के घर पर रही थी। हैरी ने गाली दी। वॉटकिंस ने ताली बजाई। ठीक है, काम पर वापस जाओ लड़कों, आइए इस कमीने को पकड़ें। ये शब्द अधिक दृढ़ विश्वास के बिना आए। अध्याय 16। एक मछली। हैरी ने एक बार सुना था कि कुत्तों की औसत अल्पकालिक स्मृति 3 सेकंड की होती है, लेकिन बार बार उकसाने के साथ इसे काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। वाक्यांश पावलोव का कुत्ता रूसी शारीरिक वैज्ञानिक इवान पावलोव का कुत्तों पे प्रयोगों से आया है, जिसमें उनके नर्वस सिस्टम पे कंडीशन्ड रिफ्लेक्सेस पर शोध किया गया था। वो जब लंबे अंतराल के बाद कुत्तों के लिए भोजन रखता था तो हर बार एक विशेष प्रोत्साहन प्रदान करता था। फिर एक दिन उसने खाना बाहर रखे बिना ही प्रोत्साहन दे दिया। फिर भी कुत्तों के अग्न्याशय और पेट ने भोजन को पचाने के लिए रस का उत्पादन किया। शायद इतने आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन किसी भी कीमत पर इससे पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला। ये साबित हो चुका है कि बार बार उत्तेजना या प्रोत्साहन के बाद शरीर याद रख सकता है। जब एंड्रू ने बहुत कम दिनों में दूसरी बार रॉबर्टसन के तस्मानियाई राक्षस को एक अच्छी तरह से निर्देशित किक के साथ झाड़ी में फेंका, तो ये मानने का कारण था कि यह किक पहले की तुलना में अधिक समय तक उसके दिमाग में रहेगी। अगली बार जब रॉबर्टसन के कुत्ते को गेट के बाहर अपरिचित कदमों की आहट सुनाई देगी, तो उसके दुष्ट छोटे मस्तिष्क में खुराफात उठने के बजाय शायद उसकी पसलियों में दर्द होने लगे। रॉबर्टसन ने रसोई में उनका स्वागत किया और उन्हें बियर की पेशकश की। एंड्रू ने स्वीकार किया, लेकिन हैरी ने एक ग्लास मिनरल वाटर मांगा। रॉबर्टसन वो देने में असमर्थ था, तो हैरी ने सोचा कि वह धूम्रपान से काम चला लेगा। अगर आप बुरा न माने, जब हैरी ने सिगरेट का एक पैकेट निकाला तो रॉबर्टसन ने कहा, मेरे घर में धूम्रपान मना है, सिगरेट शरीर को नुकसान पहुंचाती है। उसने बियर की आधी बोतल पीते हुए कहा। तो आप अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से लेते हैं, क्यों? हैरी ने कहा। रॉबर्टसन ने व्यंग्य को नजरअंदाज करते हुए कहा, बिल्कुल, इस घर में हम धूम्रपान नहीं करते या मछली या मांस नहीं खाते। हम ताज़ी हवा में सांस लेते हैं और वही खाते हैं जो प्रकृति प्रदान करती है। क्या ये बात कुत्ते पर भी लागू होती है? मेरे कुत्ते ने पिल्ले होने की उम्र से ही मांस या मछली नहीं खाई है,
ये असली दूधाहारी और शाकाहारी है, उन्होंने गर्व के साथ कहा। इससे इसके खराब मूड में रहने का कारण पता चलता है, एंड्रू ने बुदबुदाते हुए कहा। हमारी समझ में आप इवांस व्हाइट को जानते हैं मिस्टर रॉबर्टसन, आप हमें क्या बता सकते हैं? हैरी ने अपनी नोटबुक निकालते हुए कहा। उसका कुछ भी लिखने का इरादा नहीं था, लेकिन ये उसका अनुभव था कि यदि आप एक नोटबुक निकालते हैं तो लोगों को लगता है कि उनका कथन महत्वपूर्ण है। अनजाने में वे पूरी विवरण की गहराई में चले जाते थे। वो सोचने के लिए समय लेते थे कि वो सब कुछ सही सही याद कर रहे थे, और वे समय, नाम और स्थानों जैसे तथ्यों के साथ अधिक सटीक थे। अधिकारी केंसिंगटन ने ये पता लगाने के लिए फ़ोन किया था कि जब इंगर होल्टर यहाँ रहती थी तो उनके यहाँ कौन कौन लोग आते थे। मैंने उसे बताया था कि मैं उसके कमरे में जा चुका था और मैंने दीवार पर लगी तस्वीर देखी थी, और मुझे याद आया कि मैंने उस जवान लड़के को गोद में बच्चे के साथ देखा था। वास्तव में? हाँ, मेरी जानकारी में वह आदमी 2 बार यहाँ आया था। पहली बार उन्होंने खुद को उसके कमरे में बंद कर लिया था और लगभग 2 दिनों तक वहीं रहे थे। वह बहुत शोर करने वाली थी। मुझे पड़ोसियों की चिंता होने लगी और मैंने तेज संगीत बजा दिया ताकि उन्हें शर्मिंदा न होना पड़े, यानी इंगर और उस लड़के को। हालांकि वे इसे लेकर ज्यादा चिंतित नजर नहीं आए। दूसरी बार वह केवल कुछ ही पल के लिए आया था, फिर वह जल्दी से चला गया था। क्या उनकी लड़ाई हुई थी? मुझे लगता है कि आप ऐसा कह सकते हैं। हाँ, उसने उसे कहा कि वह उस कुतिया को बता देगी कि वह कितना हरामी है, और वह किसी आदमी को उसकी योजनाओं के बारे में बता देगी। कोई आदमी? उसने एक नाम बोला था, लेकिन मुझे याद नहीं कि वह क्या था। और वह कुतिया, वह कौन हो सकती थी? एंड्रू ने पूछा। मैं किराएदारों के निजी जीवन में हस्तक्षेप न करने का प्रयास करता हूं साहब। बढ़िया बियर रॉबर्टसन साहब। कुतिया कौन थी? एंड्रू ने पिछली टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए कहा। जी, बात तो यही है। रॉबर्टसन झिझका और घबराई हुई आंखों से एंड्रू से हैरी पर नजर डाली। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वह मामले के लिए महत्वपूर्ण है ना? प्रश्न कुछ देर तक बेचैनी से पड़ा रहा, लेकिन अधिक समय तक नहीं। एंड्रू ने शांति भंग की और रॉबर्टसन के चेहरे पर झुक गया। आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं रॉबर्टसन साहब। वास्तविक दुनिया में मैं सावधानी से मेज पर $100 का नोट आपकी तरफ नहीं धकेलता। आप फुसफुसाकर कोई नाम नहीं कहते और हम बिना कोई शब्द कहे अपने अपने रास्ते नहीं चले जाते। वास्तविक दुनिया में मैं पुलिस की गाड़ी के लिए फ़ोन करता हूँ। वह यहाँ पर सायरन बजाते हुए आते हैं। वे आपको हथकड़ी लगाते हैं, चाहे आप कितने भी शर्मिंदा क्यों ना हों। आपको कार तक ले जाते हैं, चाहे सभी पड़ोसी देख रहे हों। फिर हम आपके साथ स्टेशन तक जाते हैं और आपको रात भर एक संदिग्ध के रूप में बंद कर देते हैं, जब तक कि आप कोई नाम नहीं बताते या जब तक आपका वकील नहीं आता। वास्तविक दुनिया में सबसे खराब स्थिति में आप पर किसी हत्या की जानकारी को छुपाने का आरोप लगाया जाता है। ये आपको अपराध में स्वयं ही सहायक बना देता है, जिसमें 6 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। तो अब क्या होने वाला है रॉबर्टसन साहब? रॉबर्टसन के गाल पीले पड़ गए थे और उसका मुंह बिना आवाज किए कई बार खुला और बंद हुआ। वह एक टैंक में मछली की तरह था, जिसे अभी अभी एहसास हुआ था कि उसे खाना नहीं दिया जाने वाला था, वह स्वयं भोजन था। मेरा यह आशय नहीं था कि। आखिरी बार, कुतिया कौन है? मुझे लगता है कि फोटो में वही है, वह महिला जो यहाँ थी। कौन सी तस्वीर? कमरे में जो फोटो टंगी है, उसमें इंगर और जवान के पीछे खड़ी है। वह छोटी भूरे रंग की जिसने हेडबैंड लगा रखा है। मैंने उसे पहचान लिया क्योंकि वह कुछ हफ्ते पहले यहाँ इंगर के बारे में पूछ रही थी। मैंने उसे बुलाया और वे दरवाजे पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनकी आवाज़ें धीरे धीरे तेज होती गई और उनकी आपस में बहुत गर्मागर्मी हो गई थी। फिर दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और इंगर रोते हुए ऊपर अपने कमरे की ओर भागी थी।
मैंने उसे तब से नहीं देखा है। क्या आप कृपया मेरे लिए फ़ोटो लाएंगे रॉबर्टसन साहब? मेरे कार्यालय में इसकी एक प्रति है। रॉबर्टसन अब बहुत मददगार बन गया था और इंगर के कमरे की तरफ लपका। जब वह वापस आया तो हैरी को ये देखने में एक क्षण से ज्यादा नहीं लगा कि फोटो में रॉबर्टसन का अभिप्राय किस महिला से है। जब हम उससे मिले तो मुझे लगा कि उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना है। हैरी ने कहा, क्या वह दयालु माँ नहीं है? एंड्रू ने आश्चर्य से कहा, मुझे यकीन है कि उसका असली नाम एंजेलिना हचिंसन है। जब वे निकले तो तस्मानियाई शैतान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि हर कोई आपको अधिकारी क्यों कहता है, जैसे कि आप गश्त लगाने वाले कोई पुलिस वाले हैं, जासूस साहब? ये मेरे आत्मविश्वास प्रेरक व्यक्तित्व के कारण होना चाहिए। अधिकारी एक दयालु चाचा की तरह लगता है ना? एंड्रू ने संतुष्ट भाव से कहा, और अब मेरे पास ऐसा दिल नहीं है कि उन्हें सुधारूं। तुम सिर्फ एक बड़े प्यारे भालू की तरह हो। तुम हो। हैरी हंसा। क्वाला भालू, एंड्रू ने कहा। 6 साल की कैद, हैरी ने कहा। झूठे कहीं के। पहली बात जो मेरे दिमाग में आई, एंड्रू ने कहा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नॉर्वेजियन उपन्यासकार जो नेस्बो का लिखा जासूसी उपन्यास एक हसीना का कत्ल के दूसरे अंश के अध्याय। मैं जल्द ही आगे की कहानी लेकर आपके सामने आऊंगी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।